हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडअप में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है एमसीक्यू का अपना डेली चैलेंज, जिसमें हम लोग एक एमसीक्यू एक वीडियो क्लास स्टार्ट होने से पहले कवर करेंगे और एक एमसीक्यू क्लास स्टार्ट होने के बाद कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारे रोज 2 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, जिससे हम लोग अपना एमसीक्यू भी साथ के साथ चैप्टर के साथ कवर कर पाएंगे। ओके, तो बात करते हैं कि कमेंट्स की। तो कमेंट्स में काफी अच्छे लोगों ने कमेंट किए। राहुल ने कमेंट किया और दीपा ने कमेंट किया। तो ऐसे करके काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, यही क्वेश्चन था दोस्तों। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट। इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स आपका सरफेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? सरफेस पे, क्योंकि जो कांटेक्ट होता है उन दो बॉडियों के बीच, उस सरफेस पे कांटेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आता है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो बात करते हैं आज के एमसीक्यू की। क्लास स्टार्ट होने से पहले आज का एमसीक्यू है आपका, एक सेकेंड, आज का एमसीक्यू है आपका, क्या कहते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ what is the unit of coefficient of friction? What is the unit of coefficient of friction? coefficient of friction की यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है रेडियन, तीसरा ऑप्शन है आपका डिग्री, एंड चौथा ऑप्शन है आपका डायमेंशनलेस। याद आया कुछ? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बताया था फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और इसी कांस्टेंट की वजह, इसी क्या कहते हैं, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट आता था हमारे पास। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते थे हम लोग? म्यू। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट देखी जाए न्यूटन, इसकी यूनिट देखी जाए न्यूटन, तो म्यू की यूनिट क्या होगी आपकी? दैट इज बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया आपने, सही है, डायमेंशनलेस। तो प्लीज कभी भी रेडियन करके मत आइएगा, कभी भी डिग्री करके मत आइएगा। जनरली लोग रेडियन और डिग्री करके आते हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि रेडियन और डिग्री तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा आपका? डायमेंशनलेस। इतनी बात समझ में आई आप लोगों ने? चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। फिर से बहुत लोगों को कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। दोस्तों, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन हिंदी with a easy way and I used to put a things in English। बहुत से बच्चे आते हैं बोलते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाइए, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में पढ़ाइए। तो दोस्तों प्लीज इस चीज के बारे में कंप्लेन मत कीजिए। आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट। आई ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों को कंफर्ट जोन में रहे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। मैं सभी चीजों को हिंदी में डिक्टेट करता ही करता हूँ, क्वेश्चन को भी डिक्टेट करता हूँ हिंदी में, इवन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ कोई, उसको भी हिंदी में डिक्टेट करता हूँ। तो प्लीज आप लोगों की जो भी गिले शिकवे हैं, प्लीज इस चीज के लिए माफी चाहता हूं। मैं जितना कोशिश करता हूं उतना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, और थोड़ा सा क्लास को भी सपोर्ट कीजिए। प्लीज ऐसे कमेंट्स मत कीजिए कि सर हिंदी में ही पढ़ाइए, सर इंग्लिश में ही पढ़ाइए। आई ऑलवेज ट्राई टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन बोथ लैंग्वेज। बाइलिंगुअल में पढ़ाने की ऑलवेज कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक हिंदी में कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक इंग्लिश में भी कर रहे हैं, एंड मोस्टली भी बच्चे बीटेक के हैं। तो बीटेक वाले बच्चे सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ते हैं।
तो प्लीज इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, सारी चीजें कवर होंगी यहाँ पे, सब कुछ प्रॉपरली बताया जाएगा आपको, विद ऑब्जेक्टिव्स कराया जाएगा। हर टॉपिक के एंड में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, इस चीज का मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे। अभी वीडियो आपको छोटे छोटे मिल रहे हैं 30-40 मिनट के, लेटर जब हमारा हो जाएगा थोड़ा हम और नजदीक आएंगे एग्जाम के, विश्वास मानिए आपको 1.5 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसका मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा वीडियो डिले हो जा रहा है, कभी कभी वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए वी आर सॉरी फॉर यू। एंड विश्वास दिलाते हैं कि आपको आगे इस चीज की इनकन्वीनियंस नहीं होगी और सभी कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक थंबनेल बनता है, एक लाइक बनता है, एंड जो लोग अभी आज पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज एक थंबनेल तो बनता है, एक लाइक बनता है। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की। आज का हमारा एमसीक्यू हो गया, इस एंड में हम लोग एक और एमसीक्यू देखेंगे जो आपके घर के लिए होगा। एक और क्वेश्चन दिया था हमने, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी, बट उससे पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, हेडिंग लिखिए, क्या कहते हैं, फोर्स या एफर्ट रिक्वायर्ड टू, इसको बाद में करूंगा, एफर्ट रिक्वायर्ड टू lift a body at inclined plane, okay, effort required to lift a body at inclined plane। तो यहां से क्या होता है, आपके डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं इस टॉपिक से, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, सिंपली बता दूंगा आपको कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, सपोज यहां पर इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, जो मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज, यहां पर कोई बॉडी रेस्ट कर रही है आपकी। ठीक है, तो बॉडी को अगर हम ऊपर खींचेंगे, ठीक है, तो ऊपर का मतलब बॉडी इधर जाएगी v वेलोसिटी के साथ, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा यानी इस तरफ। ठीक है, वो क्या होगा, F इक्वल टू म्यू आर एम। ठीक है, कुछ लोग बोलते सर नॉर्मल रिएक्शन को आप आर से लिखिए, एम से मत लिखिए, कंफ्यूजिंग हो रही है, तो ठीक है मैं आर से लिख रहा हूं इसको। ओके, कॉन्टेक्ट सरफेस, न्यूटन का थर्ड लॉ, कॉन्टेक्ट सरफेस तो कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन आर एम, इसका वेट काम करेगा कितना, W, इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला व्हाट इज द एफर्ट, अब एफर्ट आपका कहीं से भी हो सकता है, एफर्ट आपका 3 जगह से हो सकता है, या तो एफर्ट आप देखिए, ध्यान से देखना, एफर्ट आप इस सरफेस लगा रहे हो, एफर्ट आप इस सरफेस से लगा रहे हो, और एफर्ट आप इस एंगल से लगा रहे हो। ठीक है, 3 एफर्ट हो सकते हैं आपके, जिसमें मैं तीनों एफर्ट को डिस्कस करूंगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले एफर्ट की बात करते हैं, पहला एफर्ट आपका एट एन एंगल लग रहा है। ठीक है, पहला एफर्ट क्या आपका एट एन एंगल। ठीक है, तो पहला एफर्ट क्या आपका एट एन एंगल। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया P एफर्ट लग रहा है, P फोर्स का एफर्ट लगा रहे हैं एट एन एंगल थीटा विच इज मेकिंग एंगल टू इट्स प्लेन। ये एंगल कितना है आपका, थीटा। यहां तक कोई किसी को परेशानी, किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि ये जो P फोर्स निकलेगा, ये P फोर्स निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है आपका W इक्वल टू साइन अल्फा प्लस, लिख रहा हूं मैं फिर से, W इक्वल टू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन
साइन, सॉरी ये पी आएगा दोस्तों, पी इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव। ओके, यहां तक बताया आपको, यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं? देखिए अगर आपका एफर्ट ऊपर खींचे जा रहा है, कहां खींचा जा रहा है? ऊपर, तो फोर्स क्या होगा? P इक्वल टू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। W इधर आएगा, W से मल्टीप्लाई, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? W साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको एक्सप्रेशन पूछा जाता है। ठीक है, पहला केस देखते हैं। पहला केस है व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा दोस्तों तो फाई तो आएगा नहीं, क्योंकि tan फाई इक्वल टू म्यू होता है ना, तो फाई तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए फाई क्या हो जाएगा? जीरो। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसलिए P इक्वल टू W साइन अल्फा, ऐसे ही लिख लो इसको, साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड फाई इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां तक हो गया। दूसरा केस, व्हेन effort is acting at horizontal plane, effort is acting at horizontal plane। ठीक है, effort is acting आपका क्या हो जाएगा? पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है, व्हेन, दूसरा केस क्या हुआ? व्हेन effort is at horizontal plane। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम कर रहा हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अरे बताइए, इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका? 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 90 होगा आपका, तो साइन ये कितना हो जाएगा? P इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा प्लस फाइव, साइन 90 माइनस अल्फा प्लस फाइव, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस फाइव, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी W tan अल्फा प्लस फाइव, W tan अल्फा प्लस फाइव। कोई दिक्कत नहीं। ये होता है स्क्रू जैक की भी आता है। स्क्रू जैक के लिए एफर्ट आता है कि जब स्क्रू जैक को हम ऊपर उठाते हैं तो कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्क्रू जैक हमेशा जब लोड लगता है तो उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगता है, उसको यूं घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, यूं घुमाते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन लगता है, तो ये फोर्स की रिक्वायरमेंट है W इक्वल टू tan अल्फा प्लस फाइव। जब स्क्रू जैक की बात करेंगे तब जरूर उस पे आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए। ठीक है, अब अगला क्या होगा? व्हेन effort is parallel to plane, effort is parallel to plane, effort is at parallel to plane। ठीक है, ये किसका सिंबल है दोस्तों? पैरेलल का। अब जब पैरेलल होगा तो मैंने आपको बताया अभी, आपकी P क्या होगी? P की वैल्यू क्या होगी? ये कुछ ऐसे लगा होगा, है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90। इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 प्लस अल्फा। रख दो यहां पर उठा के, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? P इक्वल टू हो जाएगा आपका W साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन, अब देखो यहां मैंने थीटा ग्रेड का रखा 90 प्लस अल्फा। ठीक, तो माइनस अल्फा माइनस फाइव, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, और 90 माइनस फाइव क्या होता है आपका? 90 माइनस फाइव इक्वल टू होता है कॉस फाइव। कितना होता है दोस्तों? कॉस फाइव। कोई दिक्कत
नहीं। अब देखो अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, खोल दो, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस फाई। ठीक है, अब cos फाई को अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहां से cos फाई खत्म हो जाएगा और यहां पे sin फाई अपॉन cos फाई क्या होता है tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू क्या होती है म्यू। अरे भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो अगली लाइन नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं cos फाई, इसको मैंने लिख दिया cos फाई, तो ये क्या बन गया tan फाई, और tan फाई की वैल्यू क्या होगी म्यू। ठीक है, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका P इक्वल्स टू W sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी एट इंक्लाइंड प्लेन, जब ऊपर उसको खींच रहे हैं तो एफर्ट क्या होगा W किसी एक एंगल पे लगा हुआ है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस फाई और साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाई, तो फ्रिक्शन रिलेटेड है तब ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ओके, तो फ्रिक्शन रिलेटेड है तब ये फॉर्मूला, जब आपका एफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंड थीटा इक्वल टू 90 तो W इक्वल टू W tan फाई tan अल्फा प्लस फाई। व्हेन एफर्ट इज इन पैरेलल प्लेन में क्या हो जाएगा W P इक्वल टू W sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं, समझ में आई सभी को बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब अगर यही चीज आपकी बोले कि नीचे ड्रैग करने के लिए, यानी कि वो चीज को नीचे खींचने के लिए अगर हम बोले, ठीक है, टू एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी, अब क्या हो जाएगा इसको हम क्या बोल रहे हैं मूव डाउन। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, क्या हो जाएगा अगला मूव डाउन बॉडी, मूव डाउन बॉडी। ठीक है, तो मूव डाउन में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इस पे ऐसे कुछ, P ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला P इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। मैं बना देता हूं फिर से, परेशान मत होइए। देखिए बाकी सारी चीजें तो वैसी रहेंगी, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल वैसी रहेंगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, अब क्या आ रहा है आपका नीचे आ रहा है ना ये चीज। ठीक है, ओके, अब ये आपकी बॉडी नीचे आ रही है, यानी कि यहां क्या हो जाएगा आपका V वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में F इक्वल टू म्यू आर एन। ठीक है, और फोर्स कैसे लग रहा है आपका इस पे ऐसे कुछ ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा ऐसे, और जब इसके दो केस फिर बनाएंगे, जब इसके आपका क्या कहते हैं एट एन एंगल लग रहा है, एक क्या हो जाएगा इसके पैरेलल, थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ एंगल भी लग रहा है, एक हो जाएगा इसके पैरेलल में और एक हो जाएगा यहाँ इसके, ये पैरेलल में हो गया हॉरिजॉन्टल में हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया, ये पैरेलल में हो गया, तीन लगेंगे फिर से। कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन की चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, बस इसी में एडिट कर दे रहा हूं, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा आपका, जी हाँ, अल्फा माइनस फाइव अल्फा माइनस फाइव, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, सिर्फ माइनस आ जाएगा, ये सेम रहेगा आपका, क्योंकि फ्रिक्शन फाइव की वैल्यू 0 यहां भी रखोगे यहां भी रखोगे, तो थीटा माइनस अल्फा ही होगा। 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाता है साइन। ठीक है, यहां भी आपका नेगेटिव साइन आएगा, ये भी हो गया आपका नेगेटिव और ये भी हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब जब ये नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा तो यहां भी नेगेटिव का साइन आएगा, यहां भी नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव का
साइन आएगा। ठीक है, तो आया आप लोगों को समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव डाउन बॉडी एट इंक्लाइंड प्लेन। इतनी बात समझ में आ गई। एक पहला केस क्या हो रहा था आपको, एफर्ट ऊपर ले जाने के लिए, और दूसरा केस क्या हो गया, एफर्ट नीचे लाने के लिए बॉडी को। ठीक है, ये सीधे सीधे आपके एमसीक्यू में पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज आप लोग डायरेक्ट याद रख लेना इन सब चीजों को। एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी 3 केस याद हो जाएंगे, फिर एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी 3 केस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आप रोक रहा हूँ, तो तब आप लिख लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं अगला टॉपिक की। लिखिए, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, minimum force required to slide a body on rough horizontal plane, rough horizontal plane। ठीक है, तो what is the minimum force required to slide a body on a rough horizontal plane? ये भी दोस्तों एक बार एसएससी में सवाल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जो भी मैं चीजें करा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है, कहीं ना कहीं उसके कोरिलेंट है। ठीक है, उसके रिलेवेंट है। आप ये मत समझिए कि ये मैं आपको बाहर से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी, सब कुछ कोर्स में आपके हो सकता है पेपर इस बार स्टैंडर्ड बन के आए, इसलिए मैं कोई भी चीज छोड़ते हुए नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन को जितना कोशिश हो सकता है मैं और बढ़ाऊंगा, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें बेल्ट ड्राइव भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बेल्ट ड्राइव भी पढ़ेंगे हम लोग, स्क्रू जैक भी पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे किस चीज में, एक तो बेल्ट ड्राइव पढ़ेंगे और एक स्क्रू जैक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है, चलिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, ठीक है, ये आपका रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। यहां पे कोई बॉडी रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो उसने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स आपका क्या रिक्वायर्ड होगा इस बॉडी को स्लाइड करने के लिए एट एन एंगल थीटा। ठीक है, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स which required to slide a body on a rough horizontal surface। तो इसको हम जब खींचेंगे तो हमें मिनिमम फोर्स की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं तो ये एंगल में मान सकता हूं थीटा। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेट W इक्वल टू mg एंड ड्यू टू दैट वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। राइट, दिमाग में याद रखना, वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। ड्यू टू दैट वेट देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज अ Rn। अब मैं Rn ही लिख रहा हूं, आप लोग इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, Rn लिख रहा हूं। अब देखो, अब यहां बताओ, ये P फोर्स लग रहा है, P फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बॉडी किस तरफ जा रही है, इधर, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया फ्रिक्शन फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, टेंडेंसी एक्ट करता है, थोड़ा ऊपर दिखा दिया आपका। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू आर एन। ठीक है, तो बॉडी आपकी क्या है, स्लाइड हो रही है, यानी कि मूव कर रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन, F के एंड म्यू के। इफ यू वांट टू राइट F के म्यू के, इट्स ओके, अदरवाइज F एंड म्यू इज सफिशिएंट। ओके, नाउ देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ P, फर्स्ट वन इज horizontal component, that is P cos theta, and other one is vertical component, that is P sin theta। right, तो हम यहां से पहले सिग्मा एफ वाई को देख लेते हैं। सिग्मा एफ वाई क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ बिल्कुल, P sin theta प्लस Rn इक्वल टू mg। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, mg लिखो या w लिख लो इसको। ठीक है, क्योंकि w के फॉर्म में पूछ सकता है। w Rn इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, w माइनस P sin थीटा, w माइनस P sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, w माइनस P sin थीटा। ये हो गया आपकी वर्टिकल फोर्स, सिग्मा Fy इक्वल टू
जीरो। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या हुआ, पी कॉस थीटा इक्वल टू एफ के, पी कॉस थीटा इक्वल टू एफ के, और एफ के की वैल्यू कितनी है, म्यू आर एन, और आर एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पी कॉस थीटा इक्वल टू आर एन की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब म्यू से मल्टीप्लाई, एनी प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाइव, और tan फाइव हम क्या लिख सकते हैं, sin फाइव अपॉन cos फाइव। तो मैं यहां लिख रहा हूं tan फाइव w माइनस p sin थीटा, यहां लिख रहा हूं मैं p cos थीटा। ठीक है, तो tan फाइव मैंने लिखा sin फाइव अपॉन cos फाइव, cos फाइव इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, p cos थीटा इंटू cos फाइव, ये क्या हो जाएगा आपका sin फाइव, ब्रैकेट में w माइनस p sin थीटा। sin फाइव से मल्टीप्लाई करोगे ये इधर आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, p cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस p sin थीटा इंटू sin फाइव इक्वल टू w sin फाइव। ओके, अब देखो p कॉमन लिया तो एक cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला हो गया, cos a माइनस b का। तो मैं इसको लिख सकता हूं p cos थीटा माइनस, सॉरी p cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू w sin फाइव। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। ओके, ऊपर का साफ कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा और बचिए कैलकुलेशन। अब देखो ये नीचे चला जाएगा आपका cos थीटा माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू w sin फाइव अपॉन p cos थीटा माइनस फाइव। कोई दिक्कत? अब p हमें क्या चाहिए, मिनिमम, तो p मिनिमम के लिए ये चीज आपकी, p मिनिमम के लिए ये चीज आपकी मैक्सिमम होना जरूरी है ना, यानी कि फॉर p मिनिमम cos थीटा माइनस फाइव शुड बी मैक्सिमम। तो cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, यानी कि cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 1। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, नहीं थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, 5। थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, 5। तो मैं इसको अगर थीटा इक्वल टू 5 लिखेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अगर मैं लिखूं तो p इक्वल टू कितना जाएगा आपका, p मिनिमम इक्वल टू w sin 5। कितनी बात है समझ में सभी के, p इक्वल टू क्या जाएगा आपका, w sin 5। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, it is w sin 5। it is already a one time asked in SSC exam, so please make a star on it and note down in your copy, and it is an important thing for us। okay, now move to the next topic। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने एक आपको सवाल दिया था, इफ यू रिमेंबर दैट, एक सवाल दिया था मैंने कॉन्टैक्ट सरफेसेस का। किसका दिया था, कॉन्टैक्ट सरफेसेस का। उसी सवाल की तरफ आते हैं हम लोग सीधा। ठीक है, एक सवाल दिया था, याद आया आपको कुछ? सवाल था आपका कुछ ऐसे, या पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस
कॉन्टेक्ट सरफेस। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। एक बॉडी कुछ ऐसे थी, एक बॉडी कुछ ऐसे थी, ठीक है, ऐसे कुछ था ना। और सवाल में एग्जैक्टली लिख लेता हूं, ये था आपका आर बॉडी थी, एफ बॉडी थी, एफ फोर्स लग रहा था, और ये स्प्रिंग थी मासलेस, जिसको मैंने बोला था PQ। सवाल था ये ब्लॉक आर ऑफ मास 100, इसका मास कितना है 100, ऑन अ ब्लॉक एस ऑफ मास 150, इसका मास कितना है 150। ओके, ब्लॉक आर इज टाइड टू द वॉल बाय मासलेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग PQ। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, देन मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक एस, इसकी वैल्यू पूछिए मिनिमम फोर्स की नीडेड टू मूव अ ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए इन सवालों में हम लोग क्या करते हैं। इन सवालों में क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स, जब ये बॉडी स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और जब ये बॉडी स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहली बात क्या रखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा ध्यान ये रखेंगे कि जब फ्रिक्शनल फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो हम सवाल जब कर रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू। अब इस केस में क्या है, सभी के लिए बराबर है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स का, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर डिफरेंट सरफेसेस का। इतनी बात आई समझ में। चलिए सबसे पहले हम बॉडी आर लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, ब्लॉक आर। यहां से यही ले लेता हूं ब्लॉक आर, ठीक है। ब्लॉक आर एक स्ट्रिंग खींच रही है, इसको इधर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर क्या लगेगा F1। कोई दिक्कत, बॉडी क्या है आर, बॉडी का मास m, नीचे रिएक्शन N1। अब N1 ले रहा हूं क्योंकि बॉडी आर दी है N1, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। N1 हो गया ऊपर, अभी तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 लग गया, कोई परेशानी नहीं। अब जब बॉडी F की बात करेंगे, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको मैंने नाम दिया F2, ठीक है। अब ये बताओ, जब ये बॉडी इस बॉडी से भी तो रगड़ खा रही होगी, स्लाइड कर रही होगी दूसरे के, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा इस बॉडी पे। देखिए F1 अगर इधर लग रहा है तो F1 इसमें किधर लग जाएगा, इधर। है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर F1 की बात करो तो F1 की वैल्यू क्या होगी, μ1 n1, इतनी तो होगी। F2 की वैल्यू कितनी होगी, μ2 n2, μ2 n2, ठीक। सॉल्व हो गया। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, F इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू μ1 n1 प्लस μ2 n2। n1 किसके बराबर होता है, इसके वेट के बराबर, तो यानी कि 100 और 150, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू g, 100g, यानी कि g की मल्टीप्लाई अगर n1 की बात करो क्या हो जाएगा 100g, n2 की बात करो तो क्या हो जाएगा, n2 की बात करोगे। अब देखो जब कंसीडर करेंगे ना, अभी तो ये सवाल बहुत आसान है। अगर नेक्स्ट सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका तो n1 ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन इस n2 एक्ट करेगा, लेकिन इस n1 का इफेक्ट इस पे आएगा उल्टी तरफ, ऐसे। अगले सवाल में देखेंगे इसका इफेक्ट क्या आएगा, उल्टी तरफ आएगा इसमें। जब इस बॉडी को हम इसका फ्री बॉडी बनाएंगे सही तरह से तो n1 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें F इक्वल टू F1 प्लस F2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब रिएक्शन की बात आती है ना, जब n1 n2 अननोन होते हैं तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे n1 और n2 का इफेक्ट देखेंगे। अभी इस सवाल के लिए F1 इक्वल टू μ1 n1 और F2 इक्वल टू μ2 n2। μ1 और μ2 वैल्यू 0.4 है, n1 100g और ये है 150, कितना
150 जी। तो रख दो यहाँ पे, जी भी कौन आ जाएगा 10, ये जाएगा 100 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 250, ओके 250 एंड 0.4 से ये गया, और 25 चौको 50, 25 चौको 100, 100 एंड इसको जोड़ दो, एक मिनट, 1000 न्यूटन एक फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें, और कुछ नहीं सवाल में। वो क्या हुआ है, जैसे देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, F1 μ1 N1 प्लस μ2 N2, ठीक है। N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो अब वो क्या हो जाएगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं है बस। देखिए क्या होगा, N2 रिएक्शन आएगी इसके मास की वजह से, ठीक है। N2 रिएक्शन आएगी इसकी मास की वजह से, N1 का इफेक्ट भी आएगा इस पे, N1 का इफेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो N2 कट कर जाएगा N1 प्लस mg, N2 कट क्या हो जाएगा N1 प्लस mg। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, N1 की वैल्यू आपको दी है 100 इंटू जी, यानी कि 100 जी। ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू होगी आपकी 150, तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू जी, ये हो जाएगा आपका 250 जी। तो हमने क्या किया था उसमें, डायरेक्ट हमने सिर्फ ओनली 150 लिया था। तो ये मिस्टेक होती है जो हमसे भी और आप लोगों से भी हो सकती है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी 150 नहीं, इस पे कितना इफेक्ट आएगा, इस वेट का भी इफेक्ट आएगा इस रिएक्शन से, तो कितना हो जाएगा आपका 250। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा, μ1 की वैल्यू 0.4, N1 कितना है आपका 100 जी, प्लस μ2 मैंने कॉमन ले लिया सबके लिए, इसकी N2 वैल्यू कितनी है 250 जी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 350 इंटू, अगर मैं इसको 9.81 ले लेता हूं, कितना 9.81, तो इस जीरो से ये पॉइंट गया, ठीक है। तो ये आएगा लगभग कितना आया, कैलकुलेट करने पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 350 इंटू 9.81 इंटू 4, ये है आपका 1.37 किलो न्यूटन। कितना है दोस्तों, 1.37 किलो न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी को लेके एक और सवाल करते हैं हम लोग, जो बिल्कुल इसी तरह से होगा, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी इसमें इस बार। तो सवाल में लिख लेता हूं, सवाल है आपका कि इस बार क्या है, ये मासलेस नहीं है, इसमें टी भी दिया है, मासलेस नहीं है, इसमें टेंशन भी दिया है, एंड ये आपका सेम सवाल है कुछ कुछ, ठीक है। ये दिया है मास, इसमें टेंशन पूछा है टी, इसकी वैल्यू दी है 50 और इसकी वैल्यू दी है आपको 100, एंड म्यू की वैल्यू दी है आपको 0.25 एंड एफ और टी की वैल्यू पूछिए, एफ और टी की वैल्यू पूछिए, ठीक है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो चेंज कर दो चीजों को, और कुछ नहीं, चीजों को थोड़ा सा चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैंने इसको ये लिखा, सवाल समझ में आया। अब क्या हुआ, इस टी का भी वेट निकालना है हमें, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टी का भी मान निकालना पड़ेगा हमें, बाकी सारी चीजें लगभग लगभग बराबर ही है, ठीक है। तो काम करते हैं सबसे पहले आर पे, सबसे पहले काम करते हैं हम लोग आर पे, ठीक है। अगर हम लोग आर पे काम करते हैं तो
F1 इक्वल टू म्यू1 N1, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी दी है 50, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू जी। कोई दिक्कत? तो T इक्वल टू F1 होगा, T इक्वल टू F1 होगा कि नहीं होगा? लीजिए, बहुत ही इजी कर रहा हूं, बहुत ही आराम से कर रहा हूं। पहले लेते हैं ब्लॉक R, N1 इक्वल टू mg, इसका मास लग रहा होगा mg, N1 इक्वल टू mg, N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू g, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। T इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 या T इक्वल टू F1, F1 क्या होता है म्यू इंटू n, म्यू इंटू n, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बता दो, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू 50 इंटू n रख दो आप, जी की वैल्यू रख दो 10, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो देखो एक 2 पॉइंट से हट गया, 25 पंचे 125, तो 125 न्यूटन आंसर आ गया, एक आ गया आपका आंसर T की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम N2 प्लस N1 की बात करें, N2 प्लस N1 की, तो याद देखो इसमें कंबाइंड इफेक्ट देख लिया करो आप, इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 150, मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा म्यू1 N1 म्यू2 N2, ठीक है। म्यू1 की वैल्यू कितनी दी है 0.25 कॉमन ले लिया मैंने, N1 कितना हो जाएगा 50 इंटू जी, यानी कि 50, और जी भी कॉमन ले लिया क्योंकि जी सब में आएगा, तो मैं जी को भी कॉमन ले लेता हूं। जी कितना है आपका 10, N1 की वैल्यू 50 प्लस N2 के लिए कितना हो जाएगा, N2 की वैल्यू कितना देगी 100 प्लस 50 यानी कि 150, कितना हो जाएगा 150, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 250, 0.25 10 और ये 200, सॉरी 200। अब देखो ये पॉइंट से ये दो जीरो गई, तो 25 टू द 50, ये कितना हो जाएगा आपका 500 न्यूटन F की वैल्यू। कोई दिक्कत? F की वैल्यू कितनी आ गई 500 न्यूटन, समझ में आया आप लोगों के? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक सवाल हम कर रहे हैं इसका। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए आप लोग इसको घर से करिएगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा कल ही, और कल आपकी क्लास में कराऊंगा, ठीक है। दो वेट रखे हैं, एक 100 है, एक 75 है, ओके। यहां पे कोई पुली लगी है और इस पे रोप लगी है, इसको खींच रही है, ठीक है। तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे P। अब देखो इसमें अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए म्यू दिया, यहाँ के लिए म्यू की वैल्यू 0.2 और यहाँ के लिए म्यू के लिए 0.25, ठीक है। तो आपको P की वैल्यू बतानी है, P की वैल्यू बतानी है, और T यहाँ पे मासलेस नहीं है, T इज नॉट टेंशन in string have मासलेस नहीं है, इसलिए टेंशन होगी बाहर में, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का सवाल, ये आपको घर से करके लाना है। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव की, है ना। तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव है आपका ऑब्जेक्टिव है
फ्रिक्शनल फोर्स इज frictional force is कठिन सा दूं आसान सा दूं फ्रिक्शनल फोर्स इज increases चलिए एक सवाल लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स फॉर अर्थ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर अर्थ पहला है आपका गुड सेकंड है आपका बो थर्ड है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दैट। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए अच्छा होता है, बुरा होता है, और दोनों होते हैं या कोई नहीं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये एक बार पूछा गया है इसलिए मुझे याद आ गया, बाकी कल मैं आपको अच्छे दूंगा ऑब्जेक्टिव, बहुत ही कठिन थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में खत्म कर दे, काफी लंबी क्लास हो जाएगी फिर। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और प्लीज पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं हमेशा आखिरी तक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।